मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में हम आपके बीच में हैं नाभिकीय अभिक्रिया के भाग 2 के साथ। पिछले क्लास में यानी इसका जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूट जाना। उसमें हमने ये देखा था कि यूरेनियम का नाभिक मंद वेग वाले न्यूट्रॉन कण के प्रहार से टूटता है, और जब यूरेनियम का नाभिक टूटा था तो 2 पार्ट्स में आया था, बेरियम और क्रिप्टन में। पहले तो थोड़ा सा हम यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन कण के प्रहार से आरंभ में बेरियम और क्रिप्टन की बात हुई थी कि बेरियम और क्रिप्टन ही निकलेंगे, लेकिन आज की तारीख की जब बात की जाए तो बहुतों भिन्न भिन्न तत्व निकल चुके हैं यूरेनियम के नाभिक पर प्रहार से। अब आइए देखिए, इससे एक बात और था कि इससे 3 न्यूट्रॉन कण निकलते थे। एक मंद वेग वाले न्यूट्रॉन कण को हमने प्रहार किया था और 3 न्यूट्रॉन कण निकले। अब ये तीनों न्यूट्रॉन कण के सामने में भी अगर यूरेनियम का नाभिक मिलेगा अगर, तो उसको भी यानी पहला चरण में 3, अब इसके सामने भी अगर कहीं यूरेनियम 235 का नाभिक अगर इसको मिल गया तो ये क्या करेगा, फिर इसको भी 2 पार्ट्स में बांटेगा और 3 न्यूट्रॉन देगा। फिर इस यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। अगर आपसे ये पूछा गया कि दूसरे चरण में कितने न्यूट्रॉन प्राप्त हो गए, 3, 6, 9, अर्थात प्रथम चरण में 3 का पावर 1, दूसरे चरण में 3 के पावर 2, और हर जो न्यूट्रॉन निकला अगर वह भी विखंडन करने में सक्षम है और उसके सामने विखंडनीय पदार्थ हो। 2 बात है, एक सामने में विखंडनीय पदार्थ होना चाहिए और दूसरी बात है कि आपको उसको तोड़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन का सामर्थ्य यदि है और सामने पदार्थ मिल गया तो तीसरे चरण में कितने न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। पहले चरण में 3 प्राप्त हुए थे, दूसरे में 3 के पावर 2 प्राप्त होंगे, तीसरे में 3 के पावर 3 प्राप्त होंगे। इस तरीके से अगर 3 के पावर 3 तो अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी। और अभिक्रिया नियंत्रित कब होगी, तो अभी जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे, इन 3 न्यूट्रॉन में तीनों को एक्टिव न रख करके कहा जाए कि ठहरिए जनाब, इनमें से 2 को हटा दिया जाए, और 2 को किसी तरीके से वही कृत्रिम विधि से कोई प्रबंध के द्वारा 2 न्यूट्रॉन को हटा दिया जाए और उन एक के सामने ही विखंडनीय पदार्थ लाया जाए। तब जो अभिक्रिया की श्रृंखला पैदा होगी इसको कहते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, या सीधे कह सकते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला क्यों, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, जब ऐसा हो तो उसको श्रृंखला कहते हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसको आप कहेंगे, तो जब ऐसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें एक न्यूट्रॉन कण विखंडनीय पदार्थ को निरंतर विखंडित करते हुए आगे बढ़ाता है अभिक्रिया को, उसे कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु रिएक्टर हमारा इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अनियंत्रित में क्या हो जाता है, तीनों न्यूट्रॉन कण जो प्रथम चरण के बाद 3 न्यूट्रॉन कण पैदा हुए, तीनों के तीनों या एक से अधिक अगर एक्टिव हैं, फिर दूसरे चरण के बाद अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब विखंडन होने के लिए एक नाभिक का विखंडनीय अगर है भी तो हर समय विखंडनीय नहीं होता है। एक एक्टिव मास यानी एक द्रव्यमान को, एक आकार को पहले वह ग्रहण करता है, जिस आकार में को ग्रहण करने के बाद वह विखंडित होता है। तो किसी श्रृंखला अभिक्रिया को निरंतर जारी रखने के लिए जिस आकार की आवश्यकता होती है उसे क्रांतिक आकार कहते हैं। यानी विखंडनीय पदार्थ को एक आकार लेना पड़ता है जिस आकार के बाद वह विखंडन होगा। बहुत अर्थपूर्ण है, आपके पास विखंडनीय गुण होना चाहिए, फिर विखंडनीय आकार ले होना चाहिए, आकार होंगे और उस अवस्था में जो आपका द्रव्यमान होगा उसे क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, क्रांतिक आकार। तो आपसे पूछा जाए क्रांतिक आकार किसे कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए
विखंडनीय पदार्थ को जो आकार ग्रहण करना चाहिए, जो आकार ग्रहण करना पड़ता है, उसे क्रांतिक आकार कहते हैं। क्रांतिक आकार की स्थिति में विखंडनीय पदार्थ के द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। विखंडनीय शर्त यानी विखंडन जिसका होना है, जिसमें विखंडन होने का गुण रहता है। यूरेनियम 235, थोरियम, पोलोनियम, ये सब विखंडनीय है। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं यूरेनियम का, क्योंकि सबसे पहले नाभिकीय विखंडन का पता यूरेनियम से ही चला था। एक सामान्य यूरेनियम जो होता है उसमें यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक, यो समस्थानिक कहते हैं एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो। सबका देखिए परमाणु संख्या 92 92 92। एक ही तत्व के समस्त परमाणु या एक ही तत्व के नाभिक जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अर्थात न्यूक्लियॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको कहते हैं समस्थानिक। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं सामान्य यूरेनियम में। ध्यान में रखना है, अगर हमसे जाना जाए कि सामान्य यूरेनियम में यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। U235, U238, U236, यानी U235, U236, U238, परमाणु संख्या तो 92 92। इसमें सबसे कम मात्रा में रहता है U235, 0.7% के अबाउट रहता है। सबसे अधिक मात्रा में रहता है U238। अब जरा सा सोच ले, सबसे कम मात्रा में है U235, सबसे अधिक मात्रा में है U238। मंद वेग वाला न्यूट्रॉन कण को इस पर डालेंगे तो यह टूटेगा, इस पर डालेंगे तो क्या होगा, यानी मंद वेग वाला न्यूट्रॉन कण को जब U238 पर डाला जाता है तो U238 उसको अवशोषित कर लेता है। लीजिए, टूटने के बजाय वो अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसको अधिक वेग से का न्यूट्रॉन चाहिए। अब आप जरा सा सोच लें कि न्यूक्लियर रिएक्शन कराने, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। U235 की जरूरत होगी। अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन को अधिक वेग देना पड़ेगा, कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। इसलिए किया क्या जाता है कि जो हमको यूरेनियम मिलता है, एक सामान्य यूरेनियम होता है, उस यूरेनियम को थोड़ा परिमार्जित करते हैं, आर्टिफिशियल ढंग से उसको इस अवस्था में लाते हैं कि सामान्य यूरेनियम में U235 की मात्रा 0.7% से बढ़कर 3% तक हो जाए, और जो ही वो 3% का होता है तब उसे कहा जाता है समृद्ध यूरेनियम। अब सामान्य यूरेनियम से समृद्ध यानी धनाढ्य यूरेनियम हो गया। अब उसको कहा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा किस में, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में। सामान्य अवस्था में जनाब के पास 0.7% वह गुण था जिससे कि वो मंद वेग वाले न्यूट्रॉन कण से विखंडित हो जाते। समृद्ध हो गए तो 3% आ गया। तो हमसे पूछा जाए समृद्ध यूरेनियम किसको कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। 3% किसका मात्रा हो जाता है, U235 का। और सामान्य अवस्था में जो यूरेनियम मिलता है उसमें 92 U235 की बात की जाएगी तो कितना आता है, 0.7%। सबसे अधिक किसका होता है, 92 U238। 92 U238 के ऊपर जब आप डालेंगे न्यूट्रॉन कण तो होगा गया, वह उसको मंद वेग वाले को अवशोषित कर लेगा। अब आइए एक वह संयंत्र जिसमें कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराई जाती है उसके बारे में। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराकर नाभिक विखंडन अभिक्रिया कराकर नाभिकीय ऊर्जा को ऊर्जा में बदलना, यानी ऊर्जा प्राप्त करने का जो है संयंत्र होता है उसको कहा जाता है नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर वह प्रोसेस, वह मशीन है, वह यंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसकी खोज सबसे पहले एनरिको फर्मी, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में इसको बनाया था सबसे पहले। यानी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था, और उस समय को ही परमाणु ऊर्जा में के क्षेत्र में प्रवेश वर्ष कहा जाता है। वहीं से इतनी बड़ी दुनिया में बड़ा बड़ा जो खोज होना शुरू हुआ वह यहीं से शुरू होता है। शिकागो वही जगह है जहां विवेकानंद ने धर्म संसद सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो 1942 में शिकागो में बनाया गया था, किसके द्वारा, एनरिको फर्मी द्वारा। होता है यह क्या, तो यह न्यूक्लियर रिएक्शन कराकर नाभिकीय, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। कैसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराकर
ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। अब इसके पार्ट्स हैं, कैसे कैसे होता है, तो इस बोर्ड पर इसका फिगर बना हुआ है। इसके प्रमुख अंग होते हैं, 5 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहला अंग जो इसका है वो है कोर, जिसको यानी मतलब जो सक्रिय भाग या विखंडनीय पदार्थ, जिसको कि ईंधन भी कहते हैं, इसमें उसका इस्तेमाल होता है जिसको विखंडन होना है, जिस पर न्यूट्रॉन कण का प्रहार आप करेंगे। तो इसमें किसका किसका प्रायः इस्तेमाल होता है? U-235, TH-232, PU-239, PU-240, PU-241 इत्यादि का होता है। एनरिको फर्मी साहब ने जब पहली बार बनाया था ना, तो उन्होंने भी U-235 का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन आज दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और भिन्न भिन्न विखंडनीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछा जाएगा विखंडनीय पदार्थ क्या है, तो यह न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन होता है। इसी को टूट करके ऊर्जा उत्पन्न होना है। अब आइए, अब इसके बाद दूसरा है मंदक। अब अगर एक जैसे इसको तोड़ा गया, इसके टूटने के बाद से न्यूट्रॉन कण पैदा होंगे। हो सकता है कि न्यूट्रॉन कण का वेलोसिटी अधिक हो जाए। पहले चरण पर जो 3 न्यूट्रॉन कण पैदा हुए, उनकी वेलोसिटी अधिक हो जाए, तो उसको एक कंट्रोल करने वाला होता है। ठहरो, मैं तेरी वेलोसिटी को कमज़ोर करता हूँ, मंद कर दे। तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स को धीमा करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मंदक। इसके मंदक के रूप में प्रायः इस्तेमाल होता है भारी जल का या ग्रेफाइट का। जब भारी जल का इस्तेमाल होता है ना, तो ऐसे रिएक्टर को कहा जाता है स्विमिंग पूल रिएक्टर। ध्यान में रखना है, जिसमें भारी जल का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाए, स्विमिंग पूल रिएक्टर। और वहीं जब ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है तो उसको कहा जाता है परमाणु पाइल। पहले समझ गए, मंदक काम ही है मंद करना है। किसको? न्यूट्रॉन के वेलोसिटी को, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। शीतलक, अब इसमें देखिए, इसको बाहर से एक जल प्रवाहित किया जाता है। शीतलक मतलब ठंडा करने वाला। ये बाहर से हमने दिया इसके अंदर। इसमें जब अभिक्रिया होगी तो उष्मा जो पैदा होगा, उस उष्मा को अवशोषित करने के लिए इनका काम है, यहाँ से अंदर जाइए, इनमें से जो उष्मा निकलेगी उसको अवशोषित कीजिए और अपने पास रखिए और फिर बाहर आइए। अब ये बाहर जब आएंगे तो ये टरबाइन को चलाएंगे, उस उष्मा से टरबाइन चलाएंगे और तब हमको विद्युत ऊर्जा या फिर जो अन्य ऊर्जा है उसको प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद आप सोचिए, यानी तब विद्युत जनित्र लिख है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर है, विद्युत ऊर्जा पैदा होगी। ये हमने भेजा, पानी हो कार्बन डाइऑक्साइड हो, दो के भेजा जा सकता है। पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा के साथ भेजा जा सकता है। अंदर में जाएंगे, ये न्यूक्लियर विखंडन से जो उष्मा पैदा हुई उस उष्मा को अवशोषित करेंगे, बाहर आएंगे और बाहर आकर के अब ये क्या करेंगे? टरबाइन को चलाएंगे, टरबाइन से चलेगा विद्युत जनरेटर और हमको विद्युत प्राप्त होगा। तो शीतलक का काम समझ गए होंगे, उष्मा को अवशोषित करना होता है। उसके बाद है नियंत्रक छड़। ये नियंत्रक छड़ होता है अवांछित, जो इस तरह से इसमें प्रायः नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन को जो है सो लिया जाता है। इसमें करना क्या है? नाम ही है कंट्रोल करना। तो ये अवांछित न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। अवांछित न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेने का मतलब समझ रहे हैं? इसका अर्थ है कि पहले यानी श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो, इसके लिए तो ज़रूरी है कि एक एक न्यूट्रॉन ही चाहिए। और वहाँ हर स्टेप पर कितना न्यूट्रॉन आ रहा था? 2-3 न्यूट्रॉन आ रहे थे। तो जो 2 बच गए ना, उसको कौन अवशोषित कर लेगा? तो ये अवांछित को अवशोषित करेगा। ये जो वांछित है उसकी गति को कम करेगा। शीतलक अभिक्रिया से उत्पन्न उष्मा को अवशोषित करेगा। सक्रिय भाग क्या करेगा? विखंडित होकर उष्मा देगा। और अब है परिरक्षक। परिरक्षक एक मोटी कंक्रीट, 10 फीट मोटी कंक्रीट से उस न्यूक्लियर रिएक्टर को घर के, यानी एक तरह से समझ ले हौज, कहते हैं ना, कंक्रीट का दीवार चारों तरफ से कंक्रीट से इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया के होने में बहुत सारे विखंडन, रेडियो सक्रिय विखंडन उत्पन्न होते हैं, विकिरण उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे विकिरण पैदा होते हैं जो मनुष्य के ऊपर सीधा जब पड़े तो उसके बहुत बहुत नुकसान होंगे। इसलिए उसमें काम करने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए इसको कंक्रीट की मोटी दीवारों के बीच में रखा जाता है, जिसे परिरक्षक कहते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। लेकिन 1945 ईस्वी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था,
और लिटिल वॉर और फैट वॉर के बाद जो आज अनेक बड़े एडल्ट परमाणु बम बन गए हैं, परमाणु बम जो होता है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यानी कम समय में इतना अधिक हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब एक नज़र डालते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रकार पर। न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रकार है, पहला है रिसर्च रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर में वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की क्रिया और क्रिया का अध्ययन करते हैं हम लोग, यानी न्यूट्रॉन की क्रिया क्या है, यानी न्यूट्रॉन का काम क्या क्या होता है, इसका अध्ययन करने के लिए जिस रिएक्टर का इस्तेमाल होता है उसे रिसर्च रिएक्टर कहते हैं। तापीय रिएक्टर में हम ताप प्राप्त करते हैं और इस ऊष्मा को जो प्राप्त करते हैं इसका मूल रूप से यानी दूसरे ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूपों में उसका उपयोग करते हैं। ब्रीडर रिएक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टर है। इसमें क्या होता है, ऐसा रिएक्टर है जो दूसरे रिएक्टर के लिए ईंधन बनाता है। अब बहुत ध्यान में रखिए, यानी अपना वो काम करता है ना, दूसरे रिएक्टर के लिए ईंधन बनाना। ऐसे समस्थानिकों को बुलाता है और उसे समझाता है कि आप तैयार बनो, किसकी तरह आप बनो, समृद्धि यानी सक्रिय बनो, क्रांतिक आकार ग्रहण करो, क्रांतिक द्रव्यमान प्राप्त करो ताकि तुम्हारा विखंडन हो सके। अर्थात अब जो विखंडनीय है उसको संशोधित परिमार्जित करके उसको उस दशा में लाता है ताकि वह दूसरे के लिए ईंधन का काम कर सके। अब जैसे देख लिए, थोरियम को TH232 को U238 में बदल दिया, U238 को U235 में U238 को PU239 में बदल दिया। तो देखिए, थोरियम 232 से U235 तथा U238 से U238 से PU239। अब जो नहीं था, जैसे TH232 विखंडनीय नहीं है, इसको ब्रीडर रिएक्टर ने क्या किया, U235 में बदल दिया। U235 में बदल दिया, अब वो विखंडनीय हो गया। U238 हमने कहा विखंडनीय नहीं है, उसको बदल दिया पोलोनियम 239 में। अब PU239 ये विखंडनीय है। तो ब्रीडर रिएक्टर का काम क्या होता है, तो बस जो विखंडनीय है उस रूप में ईंधन को बनाकर दूसरे रिएक्टर के लिए ईंधन उपलब्ध कराना। इसके बाद अब हम देखेंगे भारत में किस प्रकार के परमाणु रिएक्टर सब हैं और इसके बाद परमाणु रिएक्टर के उपयोग क्या है। भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर, यानी भारत में पहले तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि परमाणविक अनुसंधान केंद्र भारत का ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से, जिसको संक्षेप में हम लोग बार्क कहते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से है, ट्रॉम्बे मुंबई में है और यहीं पर परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया जाता है और उससे जुड़े हुए जो प्रमुख कार्य हैं भारत के, वहीं से संपादित होते हैं। अब यहाँ जो प्रमुख रिएक्टर हैं उसकी सूची है, अप्सरा है, जर्लिना है, साइरस है। गौर करिएगा, साइरस जो है वह कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया है। पूर्णिमा, ये सभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसकी चर्चा हमने अभी की वहाँ पर हैं स्थित। अब ना इसका उपयोग यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको कि परमाणु रिएक्टर भी कहते हैं, ध्यान में रखना है हमको। नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक रिएक्टर दोनों एक ही होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो सबसे पहले तो इससे हमें रेडियो समस्थानिक बनाए जाते हैं। इसकी सहायता से हम रेडियो समस्थानिकों का निर्माण करते हैं और ये रेडियो समस्थानिक बहुत उपयोगी हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। अब जैसे CO कोबाल्ट 60 का हम निर्माण करते हैं, उसका कैंसर के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है उस रोग में। बहुत अर्थपूर्ण है रेडियो आइसोटोप और उसकी सहायता से उपयोग होता है चिकित्सा विज्ञान में, जीव विज्ञान में। इसके अलावा कृषि विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल होता है।
इसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर से। इसके अलावे PU 239 का उत्पादन होता है, जिसका प्रयोग आजकल बम बनाने में किया जाता है। जब पहला परमाणु बम बनाया गया था तो यानी उस समय ये PU 239 का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उस समय U 235 का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब उसकी तुलना में PU 239 का इस्तेमाल होता है। ये था हमारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब जानते हैं संलयन। संलयन मतलब सीधा सा है, विखंडन का उल्टा है, छोटे छोटे मिलकर बड़े बना दें, यानी ओशी अभिक्रिया जिसमें दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर अपेक्षाकृत हल्के हल्के मिलेंगे आपस में, यानी छोटे छोटे मिलेंगे और अपेक्षाकृत बड़े का निर्माण करेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हल्के नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण। एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ हल्का AB अपेक्षाकृत भारी है, या इसको हम C मान लेते हैं। अब इसका जो मास है जब संयुक्त हुआ तो होना यह चाहिए था कि दोनों का द्रव्यमान का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए था। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों नाभिक मिलकर के जब एक तीसरा नाभिक बनाएगा तो उसका द्रव्यमान मूल नाभिक जो संयोग में भाग लिए हैं उनके द्रव्यमान के योग से कम होता है थोड़ा मात्रा में। अब यह जो कम मात्रा हुआ है, यानी द्रव्यमान क्षति जो है, यही क्षति आइंस्टीन के वही सापेक्षता सिद्धांत के E बराबर डेल्टा M गुने C स्क्वायर को फॉलो करते हुए उच्च मात्रा में ऊर्जा दे देती है। अब ध्यान में रखना है, नाभिकीय विखंडन से भी ऊर्जा मिलती है, नाभिकीय संलयन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा से बहुत अधिक होती है, अधिक उच्च ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब यहाँ समझेंगे हम, नाभिकीय विखंडन से काफ़ी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है हमको कि इससे प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से अधिक होती है, डेल्टा MMA प्लस MB इससे कम है। अब ध्यान में रखना है, जितने आकाश में आप तारा देख रहे हैं सब में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन चेंज होता है हीलियम में। और एक बात और, चूंकि ये संलयन की अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है, इसलिए इसे तापीय अभिक्रिया भी कहते हैं, तापीय संलयन अभिक्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और सारे हाइड्रोजन का हीलियम में जो कन्वर्जन होता है उसके बारे में पता लगाया था 1939 ईस्वी के ही अप्रॉक्स में। अब सोचिए 1939 ईस्वी कई कारणों से अर्थपूर्ण है। हैंस बेथे साहब ने इसका पता लगाया था कि सूर्य में जो इतना बड़ा ऊर्जा सूर्य से जो रेडिएट होते रहता है, विकृत सूर्य करता है, तो सूर्य का ऊर्जा का मूल कारण सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। इससे पहले अनेक धारणाएं थी। किसी ने कहा सूर्य एक धधकता हुआ कोयला का पिंड है जो जल रहा है। बहुतों कारण है, उतनी चर्चा अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी जो कारण है और जो कारण सबसे प्रामाणिक माना गया है, सबसे वैज्ञानिक माना गया है, वो ये है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से संलयन अभिक्रिया होने से बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा या अन्य ऊर्जा के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये रूप है कैसे, हाइड्रोजन 1H2 हाइड्रोजन के समस्थानिक, फिर आइए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1 1H2 1H3, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। इसमें ड्यूटेरियम ट्राइटियम मिल गया है, फिर ट्राइटियम ड्यूटेरियम से संयोग किया और बना दिया हीलियम। पूरे अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पैदा हुआ। आप इसको कनेक्ट जोड़ देंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना 1H3 इधर है, 1H3 उधर है, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना 1H2 प्राप्त है इधर, 1 2 3 ठो ड्यूटेरियम मिलेगा, तो 1 हीलियम, 1 प्रोटियम, न्यूट्रॉन और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न करता है। इसके अलावे हमको ध्यान में रखना है, सूर्य के नाभिक में जो ये पूरी प्रक्रिया होती है उसको कार्बन चक्र के भी नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया काफ़ी अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, और परमाणु बम जहाँ नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया
के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। वहीं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। भारत का जो परमाणु यानी अनुसंधान केंद्र जो है हमारा रिएक्टर से जुड़ा हुआ, वो ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। ये नाभिकीय विखंडन नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित प्रमुख बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद।